So now, now we are moving towards the इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर की, और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर हमारी जो होगी वो किस एस्पेक्ट से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी. अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो सबसे पहले जो लास्ट हमने लेक्चर अपना ख़त्म किया था, और वो ख़त्म किया था हमने कि यहाँ पर ये आपकी फाई आई थी एंड दिस वाज ई पी एंड ई एस यहाँ पर था, और ये आपकी वोल्टेज थी वी एंड दिस इज 90 डिग्री. तो ये आपका अप्लाइड वोल्टेज था. अब यहाँ पर दो रीज़न आप दे सकते हैं. और वन रीज़न इज कि बिकॉज दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, एंड दैट प्राइमरी वाइंडिंग इज इंडक्टिव कॉइल. अगर वो प्राइमरी वाइंडिंग आपका इंडक्टिव कॉइल है तो इंडक्टेंस में क्या होगा. सो इंडक्टेंस में आपकी करंट जो होती है वो 90 डिग्री से लैग करती है. फर्स्ट रीजन, इंडक्टेंस में करंट आपकी 90 डिग्री से लैग करती है, एंड दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. सो दैट करंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, राइट. सो वी हैव टेकन कि voltage will be leading by angle of 90 degree from this current, and that is I is directly proportional to phi. Find one reason, and because these two are opposite in nature, so they are at 180 degree. So there are two logic here. There are two logic you can give in this support why it is at 180 degree. So both the logics are valid, है ना. आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है. Now अब हम बात करते हैं, अब हम ट्रांसफार्मर का, ये हमारा फेजर डायग्राम का एक पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फेजर डायग्राम. अब इस फेजर डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए वी विल टेक द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मीन्स यानी कि ट्रांसफार्मर के पास आपका एक मैग्नेटिक सर्किट है. ये आपका एक मैग्नेटिक सर्किट है. दिस इज योर मैग्नेटिक सर्किट, एंड दिस मैग्नेटिक सर्किट हैज गॉट वन वाइंडिंग here and second winding here, and this is your load. Fine. Here it is carrying primary current, here it is carrying secondary current, and here this is load, and here it is ES, secondary induced EMF, and this is primary induced EMF. Fine. I hope this is correct up to this moment, right? So this is V is equal to Vm sin omega t. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या. पहला क्वेश्चन आता है ये है क्या. तो दिस इज मैग्नेटिक सर्किट, और इस मैग्नेटिक सर्किट में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आवर मैग्नेटाइजिंग करंट. यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये करंट आपका मैग्नेटाइजिंग के लिए आपके काम आएगा. ठीक है, दिस इज फॉर योर मैग्नेटाइजिंग करंट. ये आपको मैग्नेटाइज करके देगा. ठीक है, आप ये बोल सकते हैं. यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो इसका काम क्या होगा, तो इसका काम है डीमैग्नेटाइजिंग करना, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ सेकेंडरी करंट. बट हमें क्या करना है, हमें इसमें कितनी पावर गई हमें वो काउंट करना है. हमें इसमें कितने लॉसेस हो रही हैं हमें वो काउंट करना है. अब पहला इंपॉर्टेंट बात आता है कि लॉस के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस का मतलब कि वॉट, और वॉट का मतलब P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, एंड दिस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है आपका रेजिस्टर. इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस. यानी कि आपके एक्टिव पावर की जो लॉस हो रही है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं. एंड बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक सर्किट, सो वी आर नॉट कंसर्न विद कैपेसिटिव इफेक्ट हेयर. हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे कैपेसिटिव इफेक्ट को. फाइन. सो नाउ वी हैव टू कंसीडर ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टर. तो इंडक्टर हमारा पावर कंज्यूम नहीं करता. इंडक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर होते हैं. आपको मालूम है एसी पावर हैज गॉट टू components. One is active power and second one is reactive power. Active power is found in resistor only, that are responsible for power dissipation or power loss or power absorption, and on the contrary reactive power is
is found in, capacitor and inductor, and they are acting as a messenger, as a postman for transferring our what, our power from one place to another. अगर ये नहीं होते तो हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र होता. दिस इज़ द केस ऑफ मैसेंजर, यानी कि पोस्टमैन का काम है. उसी तरीके से अगर हमारे पास इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होते तो हमारा पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता. इस बात को याद रखिएगा. रिएक्टिव पावर, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक चैनल बनेगा. वो चैनल कौन बनेगा, वो चैनल ही आपका इंडक्टिव सर्किट बनेगा. फाइन. सो कीप इन माइंड इसकी इंपॉर्टेंस है. अब देखिए, अब अगर हम यहाँ बात करें तो इस कॉइल को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉइल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. कॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर हम सीरीज में लगाकर कॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एक्स, सो आर एंड प्लस जे ओमेगा एल, है ना. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. दिस इज आवर रेजिस्टेंस पार्ट एंड दिस इज आवर इंडक्टिव रिएक्टेंस. दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है. यहाँ पर क्या करेगा ये, तो अगर आपको मालूम हो, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर इस फ्लक्स में कुछ हमारे फ्लक्स एयर में चले गए थे और कुछ यहाँ आए थे. जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे उन्होंने ईएमएफ प्रोड्यूस करने में एक रोल अदा किया. लेकिन जो यहाँ से बाहर चले गए थे एयर में, उनकी हमारी लॉस हो गई है. दे हैव नॉट प्लेड एनी रोल इन द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ में कोई, उनका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है. इस ईपी को प्रोड्यूस करने में उनका कोई रोल नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस. एंड इसको हम कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस, है ना. दिस इज कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस. तो लीकेज रिएक्टेंस का मतलब लीकेज रिएक्टेंस यानी कि दैट फ्लक्स दैट लीक्स टू एयर. दैट फ्लक्स दैट लीक्स टू एयर, यानी कि उसका हमारा कोई फायदा नहीं मिला. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज रिएक्टेंस. तो कायदे से अगर हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करें तो वी शुड ट्राई टू कीप मिनिमम पॉसिबल आवर लीकेज रिएक्टेंस. क्योंकि हमारा लीकेज रिएक्टेंस का ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा वैल्यू ना हो, ताकि हमारा यूजफुल फ्लक्स का ज़्यादा नुकसान ना हो. लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब कि आपका फ्लक्स ज़्यादा बर्बाद हो रहा है. फाइन. अप टू दिस पॉइंट आई थिंक इट इज़ क्लियर. ओके. सो नाउ अब हम मूव करते हैं और हम इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सो आई विल टेक 5 minutes gap, then after I'll continue. Okay. So now we have to convert this, this magnetizing component and this magnetic circuit into an equivalent circuit of the transformer. अब वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होगा. इक्विवेलेंट सर्किट इसीलिए कहा जाता है because we are going to convert this magnetic circuit into an electrical circuit where there will be a voltage, there will be a current, there will be resistance and there will be inductance. Right. So हम इस पूरे सर्किट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्विवेलेंट सर्किट में, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में. और रिमेंबर कि एक कॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस. ठीक है. यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों मिलकर हमारे कॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. नाउ सो दिस यू आर सीइंग एंड नाउ आई एम डायरेक्टली कन्वर्टिंग आफ्टर मेंशनिंग ऑल दिस थिंग. ओके. सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. इक्विवेलेंट सर्किट of the transformer. This is our equivalent circuit. Fine. Right. So now अब हम इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वोल्टेज की तरफ. और वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज आपका कहता है कि दिस इज V. जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई कर देंगे उसके बाद कहाँ आएंगे, सबसे पहले आपको प्राइमरी वाइंडिंग मिलती है. सो दिस इज RP एंड दिस इज JXP. ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग को आपने रिप्रेजेंट कर दिया RP और XP से.
ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी जिस वायर से हम इसको रैप करेंगे, और ये आपकी लीकेज रिएक्टेंस के रिस्पॉन्सिबल है जहाँ से आपका फ्लक्स लीक होगा, जिसको आप ईएमएफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते. नाउ this is representing core. This is called magnetizing branch. This is called magnetizing branch. Magnetizing branch. ठीक है. अब इस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने कोर पर क्या लपेटा हुआ है, एक वाइंडिंग को, दोनों वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को भी और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी, दोनों को कहाँ रखा हुआ है, आपने कोर पे रखा हुआ है. तो जब हम कोर पे रखेंगे तो ये कोर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ठीक है. आरसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आरसी आपके कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बिकॉज एक बात कही जाती है जो आप लोगों ने सुना होगा कि सैचुरेशन में अगर हम कितनी भी, अगर आपका ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग जो हिस्टैरिसीस लूप आती है उसका एक पार्ट जो ऊपर जाता है जो सैचुरेशन पार्ट कहा जाता है, कि अगर हमारा कोर सैचुरेट हो जाए तो आप कितना भी करंट फ्लो करें, कितना भी करंट उसमें फ्लो करें, बट मैग्नेटाइज नहीं होगा. तो क्वेश्चन ये आती है कि भाई आखिर वो करंट कहाँ गया, किधर को गया, वो जो आपने एनर्जी सप्लाई की कहाँ गया. अगर एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है तो एनर्जी आपने सप्लाई की वो गया कहाँ. सो द आंसर इज कि मैग्नेटिक जब सैचुरेशन आ जाती है, जब हमारा कोर सैचुरेट कर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कोर जो है, हमारा जो आयरन, जो सिलिकॉन फेराइड कोर की हम बात करते हैं, इस कोर की हम बात करते हैं जो जिस पे हमने अपने वाइंडिंग को रैप किया था, उस कोर की एमएमएफ ड्रॉप बढ़ जाती है. और उस कोर की जब एमएमएफ ड्रॉप बढ़ जाती है तो जितना, यानी कि F इज इक्वल टू 5R, F इज इक्वल टू 5 इंटू आर, तो जितना भी करंट देंगे, जितना भी आप फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी टेकन एज एमएमएफ ड्रॉप. यानी कि आपका आयरन पार्ट सारा का सारा कंज्यूम कर लेगा, सारा अपने पास कंज्यूम कर लेगा. तो जितनी आप एनर्जी सप्लाई करते जाइएगा वो सब एमएमएफ ड्रॉप में जाता है. एंड डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ईएमएफ, और आपका मैग्नेटिक सर्किट में जो ड्राइविंग फोर्स है आपका एमएमएफ है. सो F इज इक्वल टू NI इक्वल टू HL इज इक्वल टू 5R. याद रखिएगा इसको मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको. F इज इक्वल टू 5R इज इक्वल टू NI एंड इज इक्वल टू HL, H इंटू L, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द कोर. सो दिस MMF इज इक्विवेलेंट टू EMF ऑफ द transformer. ठीक है. So now, so this is representing core and this is representing magnetizing branch. So this is called magnetizing reactance. So this is called magnetizing component of the transformer. Magnetizing component यानी कि ये जो आपकी XM है वो डायरेक्ट जो आपका गया प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जो आपका फ्लक्स ट्रांसफ़र हुआ, जिसने आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस करी है, यूजफुल ईएमएफ प्रोड्यूस करी है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस. फाइन. अब उसके बाद फिर से हम सेकेंडरी की बात कर लें एंड दिस इज RS, और ये आपका सेकेंडरी, यहाँ पर आपका क्या आ गया, लोड, और यहाँ पर आपने इस लोड को कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर लोड. सो दिस इज IS, यानी कि सेकेंडरी करंट आपका फ्लो करेगा. यहाँ पर क्या होता है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि रेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज रेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग. EP स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वाइंडिंग एंड ES स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि रेटेड आपकी वोल्टेज आ गई. अब ये करंट यहाँ से IP चला, यानी कि प्राइमरी करंट आया. तो एज पर आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट ये कहता है कि ये करंट इधर भी जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी दो पार्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको IM मिल जाएगा. ठीक. IM को हम कहते हैं नो लोड करंट भी कहते हैं, IM को हम एक्साइटिंग करंट का भी नाम से जानते हैं. ठीक है. और IM को हम मैग्नेटाइजिंग करंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा नो लोड की जो करंट होगी, एक्साइटिंग करंट, नो लोड करंट, ये सब हम I नोट को बोलते हैं, दिस I नोट. ठीक है ना. सो अब आपके पास अगर हम यहाँ पर इसको हम काउंट करें, अगर हम काउंट करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, तो हमारे को EMF काउंट करनी पड़ेगी. ठीक है. यहाँ पर हम सबसे पहले EMF का, अब हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब मैंने कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा मैं कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज, करंट, पावर, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट.
सो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर पहला इक्वेशन अगर लिखें तो बाई केवीएल हम क्या लिख सकते हैं, बाई केवीएल अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर तो आप एक टर्म लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर एंड माइनस ई पी, दिस इज प्लस माइनस, दिस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस वी प्लस आई पी आर पी एंड प्लस जे आई पी एक्स पी and plus EP is equal to 0. This implies that V is equal to IP RP and plus E and plus IP XP. This is our first equation, है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा प्राइमरी वाइंडिंग का। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम वहाँ पर भी इक्वेशन लिख सकते हैं और हम क्या लिखेंगे, माइनस ई एस एंड प्लस आई एस जे एक्सेस एंड प्लस आई एस, जस्ट लाइक जैसे हम केवीएल लिखते हैं वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे, प्लस वी एस इज इक्वल वी टू इज इक्वल टू 0, ठीक। सो दिस ई एस इज इक्वल टू आई एस आर एस प्लस जे टाइम्स आई एस एक्सेस एंड प्लस वी टू, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, दिस इज फॉर सेकेंडरी। और यहाँ के लिए अगर हम अब लिखेंगे सो आई नॉट विल बी इक्वल टू IC plus IM, right? What is IC and what is IM? So IC is magnetizing core loss component of I naught, and IM is magnetizing component of I naught, magnetizing component of I naught, ठीक है। सो दिस आर, ये बार क्या इंडिकेट करता है, बार ये इंडिकेट करता है कि ऑल दीज कंपोनेंट्स आर फेजर सम, यानी कि ये फेजर सम है, ये आपको डायरेक्ट अर्थमेटिक सम नहीं है कि 2 + 2 4 लिख दिएगा, नहीं, दिस इज फेजर सम, यानी कि यहाँ पर जो भी एडिशन होगा वो आपका वेक्टर के फॉर्म में होगा, यानी कि उसको हम नया नाम हम जो हम अपने एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज करंट इज यू नो इन्वॉल्व, सो करंट बिकॉज दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, तो इस करंट को हम काउंट करने के लिए हम फेजर की तरफ भागते हैं। और नाउ इफ दिस फेजर हैज गॉट बोथ द थिंग्स, एंगल एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो एंगल से आप इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड को हम पता कर सकते हैं। सो फेजर एनालिसिस हमें इतनी चीज़ें देता है। सो व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज कॉल्ड नो लोड करंट और exciting current of the transformer, exciting current of transformer. I hope कि up to this point हमारा ये सारा कुछ आपका क्लियर होगा, इस पॉइंट तक हम यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक। दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस इक्विवेलेंट सर्किट से, बिकॉज दिस इज एट हाई वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, दिस इज एट लो वोल्टेज और एट हाई वोल्टेज, तो हम यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक आपकी हायर है और एक आपकी लोअर है, इसको कंबाइन करना होगा, यानी कि हम यहाँ पर भागेंगे रेफरिंग की तरफ, यानी कि हम लो वोल्टेज की सारी क्वांटिटी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसफर कर सकते हैं और हाई वोल्टेज की सारी क्वांटिटी को लो वोल्टेज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द रेफरिंग क्वांटिटी। बट रिमेंबर दैट एक और चीज़ है, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट सिस्टम। और पर यूनिट सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि हम पर यूनिट सिस्टम के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर हमें बड़ी बड़ी मशीन्स को एनालाइज करना है, हम पावर सिस्टम में तो हम कदम भी नहीं रख सकते अगर हमारे को पर यूनिट सिस्टम नहीं आएगा तो, बिकॉज पावर सिस्टम में जो डेटा होती है, वोल्टेज करंट की जो वैल्यू होती है, बहुत बड़ी बड़ी मेगा ओम, किलो एम्पियर, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती है वहाँ पर, उसको कैरी करना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का चक्कर ख़त्म करने के लिए हम पर यूनिट की तरफ भागते हैं। और पहले मैं आपको रेफरिंग क्वांटिटी बताऊंगा, जब ये बता दूंगा तो तभी इसकी आपको उलझन समझ में आएगी और तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हमारा पर यूनिट सिस्टम क्यों बेहतर है। पर यूनिट सिस्टम का तो सबसे बढ़िया फ़ायदा, पहला फ़ायदा, फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट एडवांटेज कि हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से आज़ाद हो जाते हैं। हमारे को कोई मतलब नहीं है कि कौन सा हाई वोल्टेज है और कौन सा लो वोल्टेज है, वंस यू आर प्रोवाइडेड विद पर यूनिट क्वांटिटी, पहला फ़ायदा। सेकेंड फ़ायदा
कि वहाँ पर अगर पर यूनिट में आप जाइएगा तो आपकी क्वांटिटीज़ छोटी हो जाती हैं। एंड वंस द क्वांटिटीज़ आर छोटी, अगर आपकी क्वांटिटीज़ छोटी होगी, वंस द क्वांटिटीज़ आर स्मॉल, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो इट विल बी इजी टू कैरी ऑल द डेटा, ऑल द क्वांटिटीज़। तो हाँ, कैलकुलेशन आपका बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ पर यूनिट सिस्टम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। पर यूनिट सिस्टम मैं सिखाऊंगा पहले, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज यहाँ पर हमारे को वोल्टेज रेगुलेशन भी कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर हमारे को ओपन सर्किट टेस्ट भी करना होगा, यहाँ पर हमारे को शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करना पड़ेगा, फिर हम एफिशिएंसी निकालेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको पर यूनिट सिस्टम लेकर ही चलूँगा। पहले रेफरिंग ऑफ क्वान्टिटीज समझाऊंगा एंड देन आफ्टर फिर आपको पर यूनिट सिस्टम बताऊँगा। सेकेंड थिंग, हम दूसरी एक बात करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होना चाहिए कि बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, चाहे कितना ही बड़ा ट्रांसफार्मर हो, बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर हो, सारे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और अदर टेस्ट, ये सब लैब में किए जाते हैं। ये हम कभी भी लैब के बाहर ले आकर टेस्ट नहीं करते। बिकॉज ओपन सर्किट टेस्ट में हमारे को रेटेड करंट पर टेस्ट करना होता है, और सॉरी उल्टा बोल गया मैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हमारे को करना होता है वो रेटेड करंट पर करना होता है, और ओपन सर्किट टेस्ट जो करना होता है वो हमारे को रेटेड वोल्टेज पर करना होता है। तो ये रेटेड वोल्टेज यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब कि लोड करंट आपको कहीं प्रोवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हम लैब में ही करके टेस्ट करके, ट्रांसफार्मर अगर हमारा ओके होता है तो हम इसको बाहर भेजते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ट्रांसफार्मर आपके बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट करना है, वो लोड कहाँ से लाइएगा? क्या आप बाहर ट्रांसफार्मर को लेकर जाएंगे और सारी पब्लिक से कहेंगे कि भाई अपने अपने घर के पंखे, बिजली और ये ट्यूबलाइट ऑन करो? उसमें भी पब्लिक बहुत बदमाशी कर जाएगी। कोई बोला कि नहीं मैं तो नहीं करता, तो मेरा ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, मेरे अंदर ज़्यादा करंट चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट कलेक्ट रेटेड लोड आउटसाइड। और मान लिया जाए कि आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया, उस ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई और वहाँ जाके आपने इंस्टॉल कर दिया, वहाँ से लेकर कौन आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका ट्रांसफार्मर डैमेज होगी, कौन पे करेगा? ठीक है। सो दीज आर द लीगल इश्यूज, दीज आर द इकोनॉमिकल इश्यूज, दीज आर द कॉर्पोरेट इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने खरीदना होगा तो सारे टेस्ट हम आपको ट्रांसफार्मर का लैब में ही करके, सारे टेस्ट ओके करके, मैनुअल पे साइन करके, और उस पर क्वालिटी यानी कि क्वालिटी इंजीनियर आपका उस पर एक मुहर लगाता है। दैट इज, आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है टेस्टेड ओके, और वो टेस्टेड और ओके करके मुहर लगाएगा, साइन करेगा, तब आपका ट्रांसफार्मर जो होगा आपके लैब से बाहर जाएगा, ठीक है। तब जो खरीदेगा जाकर वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दीज आर लीगल इश्यूज जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम, बिकॉज अब आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हम कैसे ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं है कि हम उठा के लेके चले गए ट्रांसफार्मर करना, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑल दो ट्रांसफार्मर की साइज इतनी भी होती है, 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 हर साइज का ट्रांसफार्मर आपके पास अवेलेबल है। फाइन। So we have to keep in mind all these things. These are very practical issues, and these are very important things that must be in your mind, right? So after this lecture we can move on.